चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अभी अपन लोग पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेथड्स। इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? अलग अलग मेथड्स टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने क्या क्या पढ़ लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, डिमांड में जो चेंजेस आते हैं ड्यू टू प्राइस। हमने इनकम इलास्टिसिटी पढ़ा कि इनकम की वजह से भी डिमांड में कई चेंजेस आते हैं, कई बार आते हैं, कई बार ज़्यादा आते हैं, कई बार कम आते हैं, कई बार नहीं आते। फिर हमने क्रॉस इलास्टिसिटी भी पढ़ा कि कैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस पर और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी भी पढ़ा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट मार्केट। एक ही जैसी चीज़ों को बेचा जा रहा है तो डिमांड को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वहाँ पर इतने सारे सेलर हैं कि डिमांड में क्या चीज़ है। परफेक्टली इनलास्टिक, नो चेंज इन डिमांड, ऐसे गुड्स है जो रोजमर्रा में हम खरीदते हैं जिनकी इस डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी यूनिटरी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, रेयर कंसेप्ट है। रिलेटिवली इलास्टिक डेफिनेटली लग्जरी गुड्स के रिलेटेड, मैंने आपको बताया था एसेंशियल गुड्स से रिलेटेड। और रिलेटिवली इलास्टिक पेरिशेबल और आउटडेटेड गुड्स। अब हमने तीन पांच वैल्यू फाइंड आउट की थी। एक थी जी आपकी इनफाइनाइट, एक थी आपकी जीरो, वन, ग्रेटर देन वन एंड लेस देन वन। तो ये दोनों तो अभी फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसको क्या फाइंड आउट करोगे? इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, जीरो जीरो होता है। इसको आप कोई कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आपके पास तो तीन ऑप्शन बचते हैं, एक वन ग्रेटर देन वन एंड लेस देन वन, वन ग्रेटर देन वन एंड लेस देन वन। तो हम जो पहली मेथड अपनी पढ़ने वाले हैं दैट इज रेशियो और परसेंटेज मेथड। यानी हम जो इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, जिसका आंसर क्या आएगा, या तो ग्रेटर देन वन आएगा, या इक्वल टू वन आएगा, या लेस देन वन आएगा। उसको हम क्या बोलने वाले हैं? रेशियो और परसेंटेज मेथड। इसको हम अरिथमेटिक मेथड भी कहते हैं, अरिथमेटिक, क्योंकि मैथमेटिकली आंसर आ रहे हैं परसेंटेज फॉर्म में। इट इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड। ध्यान देना है, डिफरेंस बिटवीन में काम आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, है ना। इट दिस मेथड वाज एक्चुअली ओरिजिनली, इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर फ्लक्स ने। इसको डेवलप किया फिर अल्फ्रेड मार्शल ने। तो आप इसको लिख सकते हैं अपने बुक में। इसमें अपन क्या करने वाले हैं, जो अपन अभी तक करते आए, सबसे इजी मेथड यही है। सबसे ज़्यादा इजी मेथड यही है। क्या पढ़ने हैं पहले बस में, कि इलास्टिसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि अपन कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा है ज़रा देखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज का तो आपको डिनोशन पता ही है, डेल्टा के थ्रू किया जाता है। और चेंज हम लोग निकालते कैसे, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। न्यू डिमांड माइनस ओरिजिनल डिमांड और न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। मैंने बताया था अगर माइनस में कोई आंसर आता है, जो आ सकता है क्योंकि छोटे को बड़े से माइनस करोगे तो नहीं, इसको हमको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है इस साइन को। ये फॉर्मूला है आपके सामने, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। ये एक आपको छोटा सा उन्होंने एग्जांपल देने की कोशिश किया। क्या एग्जांपल है, जरा गौर से देखेंगे कि सर 20 रुपये ओरिजिनल प्राइस है किसी चीज़ का, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड उस वक्त इंडिविजुअल कितने कर रहा है? 10 किलो। ठीक है, अब उसका प्राइस 25 रुपये हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 9 रुपये, 9 किलो होगी। अब लॉजिकली आंखों से अगर देखें, है ना, अगर फर्स्ट इंस्टेंस में देखें तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो प्राइस है वो 25% से बढ़ा। ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। और डिमांड 10% से गिरी। आप 10 को अगर डिवाइड करोगे एक एक करके, है ना, तो ये तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं सर इसका आंसर लाऊंगा तो डायरेक्ट ऐसा होगा कि 10 डिवाइडेड बाय 25। तो आंसर तो आपको पता है काय में आएगा, आपको डिवाइड करके आंसर निकालना है। यानी प्राइस में जितना, प्राइस जितनी तेजी से बढ़ा उतनी तेजी से डिमांड कम नहीं हुई। यानी तो तय है, रिलेटिवली इनलास्टिक आंसर आएगा, मतलब लेस देन वन। अब ओरिजिनल प्राइस 20 है, ओरिजिनल और चेंज इन प्राइस 25 है, मगर चेंज कितने से हुआ? तो 5 रुपए से। ओरिजिनल डिमांड आपकी 10 थी, चेंज इन डिमांड 9 हुई, तो डिमांड कितने से चेंज हुई? तो आपका आंसर आएगा 1 से। अब फॉर्मूले में पुटअप कर दिया आपने, तो ये चेंज इन डिमांड, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल प्राइस, चेंज इन प्राइस, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसका आंसर कितना है? 0.4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इतना बच्चों जैसे आपको आना चाहिए, खुद सबको करते हो। कैसे अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो 0.4 आंसर आ गया। 0.4 क्या होता है? लेस देन वन, यानी रिलेटिवली इनलास्टिक। इसी को अगर मैं थोड़ा सा, यानी इसी को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, अगर मैं इसमें 5 कर देता हूँ, 5 किलो, क्या होगा? यहाँ आ जाएगा तुम्हारा
5, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये कैसे आंसर आएगा? 50% से प्राइस, 25% से प्राइस बढ़ा, 50% से डिमांड कर लो, इसका आंसर क्या आएगा निकालना। डिमांड में कुछ ज़्यादा ही चेंज है, डेफिनेटली क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। अरे आएगा कि नहीं आएगा? 2 आएगा आंसर के 3 आएगा, वो आपको देखना है ना। 1 से ज़्यादा आएगा तब कंफर्म। ये रिलेटिवली इलास्टिक होगा। अरे सही कि नहीं? ₹7.5 कर देता तो 25%, 25/25 1। तो अपन कर क्या रहे हैं? while using percentage method of measuring elasticity we must keep following points in our minds। कुछ चीज़ों को अपने जहन में बैठा लेना है अपने को। एक तो डायरेक्ट निकालना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होना तो डायरेक्ट निकालो। डायरेक्ट कैसे पुटअप करोगे? वैल्यू, ये जो वैल्यू मैं पुटअप करके निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर निकालो। मगर अपने को एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में जानना है, क्योंकि अपने को एक मेथड के थ्रू सॉल्व करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है उसमें? जब भी नेगेटिव आएगी तो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड का, क्योंकि डिमांड का हमेशा नेगेटिव होता है, बढ़ते हुए नेगेटिव ही दिखता है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी प्लीज इग्नोर द नेगेटिव साइन, बिकॉज आपके आंसर्स को अफेक्ट कर सकता है, आपकी थॉट प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाए। एंड हमारा यहाँ फोकस आंसर्स पे है रेदर देन कि क्या तरीके से हम आ रहे हैं, क्या क्या रेशियोज आ रहे हैं। फिर एक और चीज इन्होंने बोला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए प्योर नंबर फॉर्मूला। अभी आपने देखो 0.4 आंसर आया, आई कैन टेक एट 0.5 और 0.3। जो नंबर्स होंगे एग्जैक्टली मैं उसी को उसी फाइंड आउट स्थिति में फाइंड आउट करूंगा, उसी स्थिति में उसको मेजर करूंगा, ठीक है ना उसमें। और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट्स और इन विच प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी आर मेजर्ड। प्राइस क्या है, क्वांटिटी डिमांड क्या है, वहां हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझ में आ गया क्या बोला मैंने आपको? तो प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑल अबाउट गेटिंग द आंसर्स रिगार्डिंग 1 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन, सिंपल। इससे ज्यादा फोकस है ही नहीं हमारा। प्राइस में क्या चेंज आया है, डिमांड में क्या चेंज आ रही है, वो आंसर से क्लियर करना है। उनका जो चेंज है उसको लेकर आप ज्यादा इमोशनल मत हो, ज्यादा थॉट प्रोसेस मत लगाओ, है ना। हो सकता है कि प्राइस ऐसा हो जाए 10 से 1 हो जाए, डिमांड हो जाए 100 से 200, तो ये आपको कभी कभी थोड़ा अजीब लगेगा, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है कुछ। मगर आपका फोकस क्या होना चाहिए? प्योर नंबर्स पे जो आंसर्स के फॉर्म में आ रहा है। और ऐसा होता भी है ना, दिक्कत क्या है? अब प्याज 100 रुपए किलो होती है ना 40 से एकदम से, आप क्या करेंगे उसमें? आप ये थोड़ा देखेंगे अरे एकदम कैसे 100 हो सकती है। अरे आप देखो डिमांड में क्या चेंजेस है, वो प्राइस इलास्टिसिटी थ्रू निकाल दो आप, कि भाई जब 40 रुपए प्याज थी तो मैं 1 किलो लेके आता था, अब 100 रुपए होगी तो मैं आधा किलो ला रहा हूँ। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी? तो इट इज अ प्योर नंबर फॉर्म, सिंपल। इससे ज्यादा आपको ज्ञान और फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा मेथड है, तो इसमें क्या क्या हेडिंग्स आ जाएगी? ये होगी इसकी मीनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, आगे तक। फिर डेवलप्ड बाय आ जाएगा, कि इसको डेवलप किसने किया? अर्चर्ड मार्शल ने, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड, रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड और एग्जाम्पल। ये 4 पॉइंट याद रखना, क्योंकि दूसरी मेथड से जब इसका डिफरेंस बिटवीन आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेथड मैं आपको आखिरी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेथड थोड़ी डिफरेंट है। उसके बाद आपको मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी फेवरेट मेथड, दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, जो ज्योमेट्री मेथड। ये पूरी हाइपोथेटिकल मेथड है, बिल्कुल ज्योमेट्री पढ़ा ना आपने 9th-10th में, समझ लो अपने को यहाँ कुछ आंसर्स निकालने हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यानी आपको ऐसा लगेगा ये क्या हो रहा है, बट वैल्यूज बराबर आएंगी, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ये प्रोफेसर मार्शल ने एक और मेथड डेवलप किया टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान देना है, एक शब्द पे ध्यान देना इस मेथड के, विच इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट मेथड। यानी एक डिमांड कर्व होगा ऐसा, उस पर कुछ पॉइंट हम लोग बनाएंगे ऐसे, उस पॉइंट के आधार पर, उस पॉइंट के आगे पीछे क्या वैल्यूज होंगी उसके आधार पर हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। द रेशियो मेथड एंड आउटले मेथड्स, है ना, जो ऊपर की जो 2 मेथड्स वो एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, अनेबल टू मेजर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ द डिमांड। क्योंकि अभी जो ऊपर अपने रेशियो पढ़े वो कैसे निकाला, उसने कर्व वर्व का तो कोई लेना देना है नहीं, फॉर्मूले में गया न्यू माइनस और खत्म। जो आउटले मेथड अभी हम पढ़ेंगे लास्ट में, वो एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं उसको। उसको हम डिमांड से निकालते ही नहीं, उस इलास्टिसिटी हम खर्चे से निकालते हैं कि कंज्यूमर खर्च कितना कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर, तो वो अलग ही कुछ मेथड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो वो दोनों मेथड्स के कुछ फेलियर्स थे जिसकी वजह से इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया। अब पॉइंट मेथड क्यों बोलते, ध्यान देना, मैं अभी भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपकी जहन में वो चीज रहे। देखो एकदम इजी वे में समझना, ये एक डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व होता है लेफ्ट टू राइट नेगेटिव। इसमें बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, मतलब बहुत सारे मतलब कुछ जैसे पॉइंट्स होंगे। तो ना एक्सपेंडिचर मेथड ने इनको एक्सप्लेन किया, ना ही तुम्हारा रेशियो मेथड ने, वो तो फॉर्मूले के थ्रू निकला वहां पर। यहाँ पर हम बताने वाले कि जो डिमांड कर्व है, ध्यान देना,
ये ग्राफ मत भूलना, ये सब याद आया, याद आए, ये एक पॉइंट हो गया, हाइपरबोल याद आया, मिड पॉइंट भी कह सकते हो उसको, फ्लैटर, स्टीपर। तो बस समझ लो क्या करना है। तो दो दो वैल्यू तो यहाँ भी नहीं निकलेगी, ध्यान देना, दो वैल्यू तो यहाँ भी नहीं निकलेगी। ये जो एक्स एक्सेस को टच कर रहे हैं अपन, ये कौन सा होगा सर? वर्टिकल होगा ना, एक्स एक्सेस से जो निकलता है वो वर्टिकल डिमांड कर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। और जो वाई एक्सेस को टच होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, दैट इज इनफाइनाइट। तो यहाँ तो ये दो पॉइंट की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली है, या अपन बोल सकते हैं कि निकाल ही नहीं सकते, ऑलरेडी गिवन है। अब बचे 3 पॉइंट, 1 2 3। अब क्या लिखा उसमें? एट एनी पॉइंट ऑन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या करने वाले, ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, मेरी फेवरेट मेथड है। लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो ए गिवन पॉइंट, फॉर एग्जांपल पॉइंट का नाम दे दिया अपन ने P, P1, P2। अब आपको किसी ने बोला कि पॉइंट P पर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करो, पॉइंट P। तो पॉइंट P का ये हुआ लोअर सेगमेंट और ये हुआ उसका अपर सेगमेंट। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? तो लोअर सेगमेंट की वैल्यू और अपर सेगमेंट की वैल्यू को डिवाइड करेंगे। अपर सेगमेंट मतलब ये ऊपर वाला। तो आप बोलेंगे सर कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। बहुत आसान है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को समझना है कि क्या बोल रहा है वो। ध्यान दो, बिल्कुल फोकस करने का तरीके से। ये हो गया जी आपका डिमांड, ध्यान देना। ये हो गया आपके 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं, एक हो गया P, ये हो गया आपका P4। ये हो गई आपकी जी, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर्व निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ये हो गई इनफाइनाइट वैल्यू। तो जो वर्टिकल निकलता है ये हो गई 0, तो ये तो निकलेंगे नहीं। डिमांड कर्व पे कितने पॉइंट्स है पहले देख लो, 5 है, एक तो 2 तो हो गए, एक आएगा यहाँ, एक आएगा यहाँ, एक आएगा यहाँ। हाइपोथेटिकल है ना, अपने को उसने बोला डिमांड कर्व पे जितने पॉइंट्स हैं उनसे इलास्टिसिटी निकालना। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व ऑन गिवन पॉइंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व ऑन गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट के नीचे वाला हिस्सा गिवन पॉइंट के ऊपर वाले हिस्से को डिवाइड किया जाएगा। अब इनको भी नाम दे देते हैं कि जैसे ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका P2, ये हो गया आपका P3, पॉइंट्स के नाम है। तो लेट अस सपोज अपन समझ लेते हैं कि अपन पहले P1 की इलास्टिसिटी निकाल लें, क्योंकि P और P की तो कितनी है? इनफाइनाइट। P4 की कितनी है आपकी? 0। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना? ये डायग्राम मत भूलना, ये ऐसा आता है और ये ऐसा निकलता है। अब अपन इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो P1 फॉर्मूला क्या है? L बाई यू, लोअर सेगमेंट ऑफ गिवन पॉइंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब ध्यान दो सर, कैसे निकालेंगे वैल्यू? कुछ वैल्यूज तो दी नहीं गई हैं, तो अपने को कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो डिमांड कर्व, इसका नाम क्या है? मान लो DD लेते तो है अपन, इसको मान लेते हैं एक 8 सेंटीमीटर की लाइन। लेट अस सपोज, लेट अस अज्यूम, मैथमेटिक्स इक्वेशंस ऐसे ही किए जाते हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें सपोज करनी पड़ती है ना। एक 8 सेंटीमीटर की लाइन है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, देखा आपके सामने किया मैंने डिवाइड। अब P1 से फॉर्मूला निकाला, तो P1 के नीचे कौन कौन से पॉइंट्स हैं सर? P1 के नीचे P1, P2, P3 और P4 है ना। और P1 के ऊपर क्या है? सिर्फ P1 खुद है और P। अब वैल्यू क्या आएगी देखो, तो P1 के नीचे जो पॉइंट्स है उसका टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो अपन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए P1 एंड P4 ले लेते हैं, जो उसका एंड पॉइंट है वो, और उसके अपर सेगमेंट में क्या? P1 खुद और P। कितना टोटल है नीचे वाले सेगमेंट का? 6, देख रहे हो, और ऊपर वाले का कितना है? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 3। देखा मैंने, लोअर सेगमेंट से अपर सेगमेंट को डिवाइड किया, तो आंसर कितना है? यहाँ क्या? ग्रेटर देन 1। P1 पे क्या आ गई? ग्रेटर देन 1 आई कि नहीं आई? ग्रेटर देन 1 पे डायग्राम आपका कैसा बनता है? फ्लैटर। मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा मैंने क्या बोला? अभी सेम आपको बोलेगा P2 पे निकाल के देखो, है ना। तो P2 पे सेम वही L बाई यू
P2 के नीचे वाला हिस्सा क्या है? P2, P3, P4, और ऊपर क्या है? खुद P2, P1 एंड P। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए तो P2 और उसका एंड पॉइंट क्या है? P4, जहाँ ख़त्म हो रहा है वो सेगमेंट, और P2 खुद इधर नीचे और इधर ऊपर P। आंसर क्या आएगा? इक्वल पार्ट से ना, 4/4 कितना हो जाएगा? 1। नीचे वाला सेगमेंट 4, ऊपर वाला सेगमेंट 4, ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। यूनिटरी इलास्टिक मिड पॉइंट। अब तो पढ़ाया हूँ मैंने आपको, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? है ना, हाइपर बोल, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब आ जाओ तीसरे वाले पे, क्या करने वाले हो उस पर तुम? सर जी बहुत ही आसान है, P3 पे निकालेंगे। ये P3 का लोअर सेगमेंट क्या है? लोअर सेगमेंट P3 खुद और P4, और अपर सेगमेंट में क्या है? P3, P2, P1 एंड P। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे इसको? P3, P4 अपॉन P3 एंड P, है ना, जो लास्ट पॉइंट है वो लेंगे एंड पॉइंट। क्या आएगा नीचे? तो इसकी वैल्यू क्या है लोअर सेगमेंट की? बोलो जल्दी। 2/6। लोअर 2 है और ऊपर 6 है कि नहीं है? इन सबका टोटल 6 होगा ना। आंसर क्या आएगा? 0.3 या 0.4 समथिंग। क्या होगी वैल्यू? 1 से कम, यानी लेस देन 1। रिलेटिवली इनइलास्टिक। निकाले कि नहीं निकाले अपन? आप 8 सेंटीमीटर, आप 16 भी ले सकते हो, आप 32 भी ले सकते हो। सिंप्लीफिकेशन में लो ना, समझ में आ रहा क्या होगा? आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते थे, एक एक करके डिवाइड कर देते। सॉरी 4 सेंटीमीटर एक एक करके डिवाइड कर देते। मैंने सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की आपको, समझ में आया मैंने क्या बोलने की कोशिश की? किस तरीके से मैंने वैल्यू निकाला। तो पॉइंट का लोअर सेगमेंट और पॉइंट का अपर सेगमेंट, इससे वैल्यू निकली। निकली कि नहीं निकली? तो एक कर्व में निकाले ना हमने, ये कर्व में निकाले। निकाले कि नहीं निकाले? इसी को वो बोलता है नॉन लीनियर डायग्राम बनाओ। ये तो एक लाइन में निकाले हम लोगों ने। एक लाइन में कितने पॉइंट्स थे? 5, उसमें अलग अलग वैल्यू निकाली। अब उन्होंने एक कर्व बनाया मान लो ना, ये कर्व है, डिमांड कर्व है। अब इसमें वो बोल रहा है आपको निकाल के दिखाओ। ध्यान देखना कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है। एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को जहाँ वो कट करेगा इलास्टिसिटी निकल जाएगी। और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, नाम दे दिया आपने उसको ए, बी, ए और सी। कैसे निकालोगे? लोअर सेगमेंट तो बी का लोअर सेगमेंट, बी का अपर सेगमेंट, है ना। तो गाली निकल गई, तो बी सी अपॉन ए बी। ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब क्या हो गया? क्या बताया मैंने आपको कि पहले आप कर्व बनाओगे, फिर कर्व से वो कहाँ से कट करा, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 वाला कहाँ से कट करेगा? यहाँ से। देख रहे हो? लेस देन 1 वाला कहाँ से कट करेगा एज ए टेंजेंट? जल्दी बताओ। ये यहाँ से नीचे से। ये नॉन लीनियर डायग्राम। नॉन लीनियर मतलब लाइन में नहीं शो रहा, कर्व और ये टेंजेंट उनको कट करके जा रहा, वहां से शो रहा है। नॉन लीनियर फॉर्मूला वही है उनका। यहाँ भी क्या आएगा? लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट। यहाँ भी क्या आएगा? लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट। और ये एक लाइन में हमने बनाया था। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बताऊं, जो मैं अपना बता सकता हूँ, तो कैसे बनेगा ये हो गई तुम्हारी लाइन, ये हुआ कर्व। तो पहला वाला हो गया, फिर आ गया, फिर आ गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। इसको इंडिविजुअली बनेंगे तो कैसे बनेंगे? अब आपको आना चाहिए नॉन लीनियर। ये आ गया फ्लैटर, आया कि नहीं आया? तो ये पॉइंट, पॉइंट के नीचे वाला पोर्शन, पॉइंट के ऊपर वाला पोर्शन, डेफिनेटली वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन आएगी ना, वो तो दिख ही रहा है। इन इलास्टिक वाला बनाओगे, कैसे बनाओगे? जल्दी बोलो। सर जी यहाँ से जाएगा कर स्टीपर, है ना। स्टीपर ना भी हो तो नीचे वाले पॉइंट पे, तो ये ऊपर वाला सेगमेंट की वैल्यू ज़्यादा, नीचे वाली की कम है, तो लोअर लोअर वैल्यू। आंसर क्या में आएगा? 0 और 1 के बीच में। तो ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे फेवरेट मेथड है मेरी, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लें, समझ लें। कहाँ गया मेरा इकोनॉमिक्स? ये क्या किया इसने? लीनियर डिमांड कर निकाला पहले। स्ट्रेट लाइन है, एक्स की 0 होगी तो बढ़ा चुका था मैं तुमको, और वाई की इनफाइनाइट होगी तो बता चुके थे। तो डिफरेंट ईच पॉइंट पे डिफरेंट। तो ई डी यहाँ पर इनफाइनाइट है, यहाँ 0 है, बचे कितने पॉइंट? 3। ये आपके सामने है, लेट अस अज्यूम कर लिया उसने, और डी निकाला। ये आप खुद पढ़ेंगे, मुझे बताएंगे, आपको समझा के। ओके, समझ में आ गया? ये वाला भी बता चुका हूँ मैं कि ये पॉइंट पर परफेक्टली इलास्टिक है। कर्व्स मैंने आपको कर्व्स भी बता दिए,
देखो ये पर ना, ये यूनिटरी वाला बनाया उसने, यहाँ आएगा तुम्हारा ग्रेटर देन 1 और यहाँ आएगा लेस देन 1, ऐसे कर्व्स बनेंगे, 3 ही कर्व बनेंगे, बाकी 2 तो लाइंस है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो तो आएगी नहीं। ये नॉन लीनियर है जिसमें हम कर्व के टेंजेंट के थ्रू निकालते हैं, टेंजेंट जहाँ से कट करके जा रहा है, और ये लीनियर है जिसमें सिर्फ लाइंस है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा, उसमें आप टेंजेंट ड्रॉ करो और जिस गिवन पॉइंट पर टेंजेंट कट करेगा वहां से वैल्यू निकालो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे यहाँ कट किया तो आप इसको कवर 2 2 है ना, क्या आएगा 2/2 1, समझाने की कोशिश कर रहा है। ई बी इक्वल्स टू ई ए, जब ई बी ज़्यादा होगा है ना ई ए के मुकाबले, तो आंसर 1 ऑफ 8, खत्म। कितना इजी मेथड है, पॉइंट पे निकालना है अपने को, पॉइंट पे। इस मेथड को पॉइंट इलास्टिसिटी इसलिए कहते हैं उसको, एक डिमांड कर्व पे, ये कर्व तो है नहीं, पहली बात स्ट्रेट लाइन है, डिमांड कर्व के रूप में बन रही है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, और ये नॉन लीनियर है, इसमें हम डिमांड कर्व को टेंजेंट से कट करके, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट कट कर रही है वहां से वैल्यू निकालना। ये इजीली वीडियो देखना, पूरा पहले पढ़ लेना, 2 से 3 बार पढ़ना, वीडियो को 1 से 2 बार देखना, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे से डाउट पूछना, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमको समझेगा। तो ये हाइपोथेटिकल मेथड है, थ्योरेटिकल मेथड है, इसको रियल लाइफ में हम या आप या कोई स्टैटिस्टिकल जो एक्सपर्ट्स है वो यूज नहीं करते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकली आपको फाइंड आउट करने में मदद करती है। ठीक है, तो मुझे बताओ तुरंत वीडियो को देखने का कि समझा क्या, तुरंत बताना बच्चों।